Let's recall everything together. Today we are going to start or we are discussing that is securitization, risk management, startup planning, that chapter startup वाला chapter and one more chapter that is the corporate planning and जो भी हो वो chapter. So we are covering purely theory concept here and which are most frequently asked question or which are most uh, बहुत ज़्यादा important है that currently we are going to discuss. To begin with and proceeding the things with the securitization chapter. So let's get started. तो सबसे पहले securitization की theory. I am covering the content from one of the YouTube video which I referred today only. From that notes I am try to recall everything and another material I am using that is my faculty book of Ajay Agrawal sir, which I am currently using to recall each and everything. So I have two material to discuss each and everything, and we are proceeding and beginning the things that is with the securitization. तो सबसे पहले securitization क्या है क्या नहीं है and all things हमें फर्स्टली रिकॉल करना है ताकि हमारा जो है कुछ भी मिस आउट ना हो उस चैप्टर को लेके. तो बिगनिंग द थिंग्स विद सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं. तो सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं. दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं. एक जो होता है वो प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं. तो सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है. सिक्योरिटाइजेशन में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं. वन इज द प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स और अनदर आर दी सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स. अब अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन पर्सन कवर है या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है. तो प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में आते हैं ओरिजिनेटर्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड द इन्वेस्टर्स. तो प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन आते हैं. ओरिजिनेटर्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी और इन्वेस्टर. अगर हम इसका कोड बनाए तो IOS बन सकता है. हम बना सकते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है. तो IOS बन जाएगा इसका कोड वर्ड. तो जो प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें IOS यानी कि इन्वेस्टर्स आते हैं, ओरिजिनेटर्स आते हैं और SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल आते हैं. तो सबसे पहले हम इसका वन लाइन जो है डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं. ओरिजिनेटर क्या करते हैं. ओरिजिनेटर सेल करते हैं असेट को एंड रिसीव फंड फ्रॉम SPV. तो जो ओरिजिनेटर होते हैं वो असेट को बेचते हैं और बदले में फंड लेते हैं, फंड को रिसीव करते हैं. जो ओरिजिनेटर है वो सेल करते हैं दी असेट, सेलिंग द असेट एंड रिसीविंग दी फंड्स. उसके बाद स्पेशल पर्पस व्हीकल में बाय असेट एंड इशू सिक्योरिटीज. जो स्पेशल हम क्या बोलते हैं, फिर आता है हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल. स्पेशल पर्पस व्हीकल उसमें क्या होता है. बाय असेट्स एंड इशू सिक्योरिटी. जो ओरिजिनेटर है वो असेट्स को सेल करते हैं, रिसीविंग द फंड. और जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो बाय करते असेट्स को, खरीदते हैं एंड इशू सिक्योरिटीज को इशू करते हैं. जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं वो क्या करते हैं. बाय सिक्योरिटी एंड इशू बाय एसेट्स एंड इशू सिक्योरिटी. हमने क्या पढ़ा फर्स्ट में. हमने पढ़ा ओरिजिनेटर्स. वो क्या करते हैं, वो एसेट को सेल करते हैं एंड रिसीविंग दी फंड्स. फिर हमने पढ़ा एसपीवी. एसपीवी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाय करते हैं. वो बाय करते हैं वो बाय करते हैं असेट्स को. वो असेट्स को बाय करते हैं और बदले में इशू करते हैं सिक्योरिटीज. और फिर आता है हमारा इन्वेस्टर्स. वो बाय करते हैं सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनी, और वो इन्वेस्टर्स जो है वो बाय करते हैं. तो ओरिजिनेटर्स क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है असेट्स को और क्या कर रहा है, और फंड को रिसीव कर रहा है. एसपीवी क्या कर रहा है, बाय कर रहे हैं असेट्स को और बदले में इशू कर रहा है सिक्योरिटी. और जो इन्वेस्टर है वो बाय करते हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स. सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे पर्सन आते हैं. हमें याद है ना, प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में कौन आते हैं, IOS यानी कि इन्वेस्टर्स, ओरिजिनेटर्स और SPV. तो बचे हुए सारे पर्सन जो है वो सारे के सारे सेकेंडरी उसमें आते हैं, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में आते हैं. तो उसे हम ऐसे अलग से कोड वर्ड से लर्न नहीं करते, बचे हुए सारे उसमें आएंगे. उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी आएगी, उसमें ऑब्लिगेटर्स भी आएंगे, उसमें रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट्स भी आएंगे, एजेंट और ट्रस्टी भी आएंगे, क्रेडिट एनहेंसर भी आएंगे, एडिशनल सिक्योरिटर्स भी आएंगे, स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंकर. सारे के सारे जो है वो
सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में आएंगे, सारे के सारे बचे हुए पर्सन जो भी है वो सारे के सारे सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में आ जाएंगे। तो हमने दो पार्ट पढ़ा पार्टिसिपेंट्स। प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स वी हैव रेड, वी मतलब वी प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में जितने भी पार्ट है विच वी हैव डिस्कस करेंटली दैट हमें वो लर्न भी है एज वेल। और उसके अलावा जो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आएगी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आएंगे, स्ट्रक्चरर्स आएंगे, उसके अलावा ऑब्लिगेटर्स आएंगे, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट आएंगे, एजेंट ट्रस्टी, क्रेडिट एनहेंसर, बचे हुए सारे जो है वो पर्सन जो है सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में आ जाएंगे। उसके बाद हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज क्या होगा, व्हाट विल बी द मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले the currently the notes which I'm currently using and for reading the content, that is recently I watched a Pawan sir video, and from that I am recalling the very important topics which are covered under securitization में, ताकि मैं प्रायोरिटी दे पाऊँ कि कुछ टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं लर्न कर लूँ एज इट इज, और जितना पॉसिबल हो जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उसको भी कवर करते हुए चलो, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग थ्योरी ओनली फॉर 4 चैप्टर्स ओनली, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, स्टार्टअप वाला चैप्टर एंड वो जो प्लानिंग है कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड वो जो भी है वो चैप्टर दैट ओनली, एंड रेस्ट थ्योरी आई एम जस्ट skipping, or either I have read for the practical as from the practical point of view। तो उसके बाद आता है हमारा मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। कैसे मैकेनाइजेशन होगा सिक्योरिटाइजेशन का, कैसे मैकेनाइजेशन, फर्स्टली यू हैव already recall with me that what are the who are the primary participants, who are the secondary participants, who are primary participants, let's participate, who are primary participants, that are investor, originators and the special purpose vehicle, detail we know in one word or one liner detail we know। उसके बाद सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में एजेंट, ट्रस्टी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बोरोवर्स और बाकी सारे जो पर्सन है वो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में कवर है। मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, अब आता है हमारा द टॉपिक दैट इज द मैकेनाइजेशन एंड सिक्योरिटाइजेशन। कैसे मैकेनाइजेशन होगा ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का, कैसे मैकेनाइजेशन होगा सिक्योरिटाइजेशन का। सबसे पहले आप क्या करो, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है जो पूल ऑफ असेट्स है, जो पूरा जो शेयरिंग जो पूरा पूल है ऑफ असेट्स का, उसको आपको क्रिएट करना है। वंस यू हैव क्रिएटेड और सेग्रीगेशन ऑफ असेट्स, सबसे पहले आप क्रिएट करो क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट एंड देन सेग्रीगेट करो असेट्स को। सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स। सबसे पहले आपको क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स करना होगा, देन सेग्रीगेशन ऑफ एसेट्स। उसके बाद आपको सेग्रीगेशन ऑफ एसेट्स करना होगा, मतलब सबसे पहले आप क्रिएशन ऑफ जब आप क्या करोगे, जब आप क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स करोगे, सेग्रीगेशन करोगे एसेट्स का, उसके बाद आप क्या करोगे, ट्रांसफर टू एसपीवी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ट्रांसफर किया जाएगा टू एसपीवी को। उसके बाद आप सबसे पहले जब हाउ देयर विल बी द मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, क्रिएशन होगा, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ, सबसे पहले क्या होगा, क्रिएशन होगा, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स। उसके बाद वंस यू हैव दिस क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, उसके बाद क्या करोगे, आप सेग्रीगेशन करोगे एसेट्स का, सेग्रीगेशन करोगे एसेट्स का। उसके बाद क्या करोगे, ट्रांसफर टू एसपीवी, फिर आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे एसपीवी को। फिर स्टेप 3 आता है क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट। फिर आता है स्टेप नंबर 3 दैट इज क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट। कैसे क्रेडिट रेटिंग होगी टू इंस्ट्रूमेंट। फिर स्टेप 4 होगा सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर, फिर सेल करोगे आप सिक्योरिटाइज पेपर पीटीसी या फिर पीटीएस के थ्रू जो भी होगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असेट, उसके बाद क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा ऑफ असेट्स का, रीपेमेंट होगा फंड्स का, recourse to originator। फिर क्या होगा, recourse to originator, then what, then there will be the recourse to originator। तो how there will be the mechanization of securitization कैसे होगा, सबसे पहले creation होगा pool of assets, segregation of assets, उसके बाद transfer होगा to SPV, फिर क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट, फिर क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग होगी टू इंस्ट्रूमेंट, फिर सेल होगा सिक्योरिटी पेपर जैसे पीटीएस पीटीसी के थ्रू। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असेट्स, फिर रीपेमेंट ऑफ फंड,
फिर हम क्या बोलते हैं, फिर रीपेमेंट ऑफ फंड और रिकॉर्स टू ओरिजिनेटर्स, फिर क्या होगा, रीपेमेंट ऑफ फंड, फिर बोला जाता है क्या होगा, रीपेमेंट ऑफ फंड और क्या होगा, रिकॉर्स टू ओरिजिनेटर्स, फिर क्या होगा, रिकॉर्स टू ओरिजिनेटर। तो हाउ देयर विल बी द मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन क्या होगा, सबसे पहले क्रिएशन होगा पूल ऑफ असेट्स का, सेग्रीगेशन ऑफ असेट्स होगा, ट्रांसफर होगा एसपीवी को, उसके बाद क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स, फिर सेल ऑफ सिक्योरिटी पेपर पीटीसी पीटीएस, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन होगा ऑफ असेट्स का, रीपेमेंट होगा फंड का और रिकॉर्स होगा टू ओरिजिनेटर्स। उसके बाद आता है हमारा, तो ये बेसिकली हमारा मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है कि कौन से ऐसे बेनिफिट्स है सिक्योरिटाइजेशन के। आप हमें ये बताइए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन के बेनिफिट क्या है, सिक्योरिटाइजेशन के बेनिफिट जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये बोलते हैं, क्या मम्मा पापा के साथ, उसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। बेनिफिट्स क्या होंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन के बेनिफिट्स क्या होंगे फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर आईसीआईसी बैंक एंड फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर्स। अब हम जो, क्योंकि ओरिजिनेटर्स और इन्वेस्टर्स, ओरिजिनेटर और इन्वेस्टर दोनों के दोनों प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स, हमें ये पता है। तो हम बोल रहे हैं कि आपको बेनिफिट डिस्कस करने हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एंगल ऑफ, आपको क्या है डिस्कस करने हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स क्या है, फ्रॉम विच एंगल और फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू। आप ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए। आप ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए। जब हम बेनिफिट को डिस्कस करते हैं ओरिजिनेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, दैट देयर इज व्हाट, देयर इज अ ऑफ बैलेंस शीट financing. What is off balance sheet financing? It releases a portion of capital. Off balance sheet financing होती है ये advantages है because it is the off balance sheet financing. It is what, it is a off balance sheet financing. It releases a portion of capital. इसमें क्या होता है, it releases the portion of capital. ये क्या करता है, release करता है the portion of capital. It releases the portion of capital. तो हम क्या बोलते हैं, what will be the off balance sheet item? ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या होता है, इट रिलीजेस अ पोर्शन ऑफ कैपिटल। उसके बाद आता है मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस। आप क्या कीजिए, आप अपने जो प्रिंसिपल बिजनेस है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। हम बोल रहे हैं आप अपने, इट विल बेनिफिट ये है कि वंस यू, बेनिफिट क्या है कि आप ज्यादा ध्यान देंगे मोर स्पेशलाइजेशन इन द मेन बिजनेस पर। आप ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, यू विल बी इन अ सच अ पोजीशन, मोर स्पेशलाइजेशन होगा इन द मेन बिजनेस। तो व्हाट आर दी बेनिफिट्स क्या है, व्हाट आर दी बेनिफिट्स फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर्स। ओरिजिनेटर जैसे कि सपोज कोई बैंक है, ओरिजिनेटर के एंगल से ऑफ बैलेंस शीट आइटम है बिकॉज हेल्पफुल इन रिलीजिंग दी कैपिटल को रिलीज करने में हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल इन रिलीजेस अ portion of capital, helpful in releases the portion of capital, तो it is the off balance sheet item। और हेल्प करेगा so that we can मोर मोर हम ज्यादा टेंशन दे सकते हैं तो हमारे मेन बिजनेस को। नॉन रिकॉर्ड्स द बर्डन ऑफ डिफॉल्ट शिफ्टेड, जो नॉन रिकॉर्ड्स जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाएगा। हेल्प करेगा टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रेशियो को इम्प्रूव करने में मदद करता है फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर। ये जो सिक्योरिटाइजेशन है तो ये हेल्प करता है फ्रॉम इम्प्रूव करता है रेशियोज को, जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, डेट रेशियो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एसेट टर्नओवर रेशियो, और रिड्यूस करता है बोरोइंग कॉस्ट को। ये किस में मदद करता है, ये रिड्यूस करता है बोरोइंग कॉस्ट को, रिड्यूस करता है। ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है बोरोइंग कॉस्ट को। तो चार बेनिफिट क्या है, व्हाट आर द फोर बेनिफिट, हम क्या बोलते हैं चार बेनिफिट क्या है फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चार जो बेनिफिट है वो क्या है फ्रॉम द एंगल ऑफ, हम क्या बोलते हैं दैट फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर व्हाट आर द फोर बेनिफिट्स क्या है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। नंबर वन, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, हेल्पफुल है इन रिलीजिंग द कैपिटल।
नंबर 2, ये इम्प्रूव करेगा दी रेशियो एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो एंड ऑल सच रेशियो हेल्पफुल है सो दैट वी कैन फोकस मोर ऑन आवर कोर बिजनेस, एंड ये हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को जो है वो कम करेगा। अब हम बेनिफिट की बात करते हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ द इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं रिस्क को, सिक्योरिटी बैक बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, हम रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, व्हाट वी कैन से हियर बाय दैट इज व्हाट आर द बेनिफिट फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या बेनिफिट है, व्हाट आर द बेनिफिट फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है रिस्क का, देयर इज व्हाट, देयर इज डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है रिस्क का, सिक्योरिटी बैक बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है रिस्क का। नंबर 2, दैट इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन बाय आरबीआई। फिर थर्ड में बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट डिफॉल्ट, रिकॉर्ड्स अरेंजमेंट, इंश्योरेंस अरेंजमेंट, प्रोटेक्शन होगा अगेंस्ट डिफॉल्ट, हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन होगा अगेंस्ट डिफॉल्ट। तो हम बोलते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन होगा रिस्क का। नंबर 2 हम बोलते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है, रेगुलेशंस ऑफ हाईवे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो गया एंड ऑल सच थिंग। तो फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल होगी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। नाउ कम्स व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है सिक्योरिटाइजेशन के, हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन, प्रॉब्लम्स क्या है सिक्योरिटाइजेशन की, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, स्टैम्प ड्यूटी, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी, हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स हो सकती है सिक्योरिटाइजेशन में, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेशन इन द हैंड्स ऑफ एसपीवी, टैक्सेशन लगेगा इन द हैंड्स ऑफ एसपीवी और इन्वेस्टर्स के हाथों में, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है, डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, इनएडिक्वेट डेट मार्केट लिक्विडिटी, इनएडिक्वेट डेट मार्केट लिक्विडिटी है, इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लो है, लो नॉट सपोर्टेड टू लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, इतना जो लैंड कर रहे लोग उनको सपोर्ट नहीं करता, जैसे सपोज किसी ने होम लोन लिया है, हाउस लोन लिया है, तो वो लो जो है उनको सपोर्ट करता है कि हाँ इनके पास अभी कैपेसिटी नहीं है, ये फर्दर पे कर देंगे, उनका टाइम को एक्सटेंड करता है, तो ये लेस इफेक्टिव है फॉर द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, लो सपोर्ट नहीं करता उन्हें, एंड अकाउंटिंग एंड ऑल। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन। उसके बाद फर्दर आता है सिक्योरिटीज में, दैट इज पीटीएस एंड स्ट्रिप। तो सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, व्हाट आर दी सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं पीटीसी, दैट इज पास थ्रू सर्टिफिकेट। हम क्या बोलते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, पास थ्रू सर्टिफिकेट, पे थ्रू सिक्योरिटी, पीटीसी दैट इज पे थ्रू सर्टिफिकेट। What you need to do, securitization instrument में क्या आता है, PTC that is pass through certificate, pay through security, PTS that is pay through security and stripped security. This number 1 that is PTC that is pass through certificate. That is pass through certificate क्या होता है, ट्रांसफर होगा the entire asset principal and interest to investor proportionately। हम क्या बोलते हैं, that what will be the case, that is we were discussing, that is what is PTC, that is pass, what is PTC, that is pass through certificate, what is PT as, that is pay through uh, pay through security. So PTC is pass through certificate, pay through security and strip security. So what is PTC, that is pass through certificates क्या होता है, transfer the entire receipt, आपको transfer करना होगा entire receipt को, what you need to do, that is you need to transfer the entire security को transfer कीजिए, principal and interest to investor proportionately, आप क्या कीजिए, transfer कीजिए entire receipt को, प्रिंसिपल को, इंटरेस्ट को, टू इन्वेस्टर्स को प्रोपोर्शनेटली। फिर आता है पे थ्रू सिक्योरिटी, कैसे आप पे करोगे थ्रू सिक्योरिटी, कैसे पास थ्रू सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर कैसे करेंगे इंटायर एसेट को, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू टू इन्वेस्टर्स प्रोपोर्शनेटली। फिर कैसे आप पे करोगे थ्रू सिक्योरिटी, पीटीएस दैट इज पे थ्रू, पीटीसी दैट इज पास थ्रू सर्टिफिकेट, पीटीएस दैट इज पे थ्रू सिक्योरिटीज, different tranches from varying maturity of receivable, prepayment use or short term investment, different tranches।
हम क्या बोलते हैं कैसे होगा, पे थ्रू सिक्योरिटी डिफरेंट ट्रांचेस फ्रॉम वरिंग मेजॉरिटी ऑफ रिसीवेबल, प्री पेमेंट कैसे होगा, प्री पेमेंट यूज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्री पेमेंट यूज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देन आता है हमारा, देन कम्स दैट इज द स्ट्रिप्ड इन्वेस्टमेंट, stripped sorry that is not a, that is a stripped security. What is a stripped security? Interest only to holders of IO receive on the interest. IO सिक्योरिटी जो है वो बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी। IO सिक्योरिटी अगर गिरेगी तो प्रीपेमेंट बढ़ जाएगा। प्रिंसिपल ओनली होल्डर रिसीव ओनली प्रिंसिपल। तो फर्दर हम इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट करेंटली ये है कि सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पीटीसी होता है यानी कि पास थ्रू सर्टिफिकेट होता है, पीटीएस होता है यानी कि पे थ्रू सिक्योरिटीज होता है, और द थर्ड वन इज द स्ट्रिप्ड सिक्योरिटी। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स क्या है? ये क्रिएशन करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम क्या बोलते हैं, व्हाई व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स क्या है? क्रिएशन करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के? सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स क्या है? हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन? क्रिएशन होता है ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, बंडलिंग भी होती है अनबंडलिंग भी होती है। तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन? सिक्योरिटाइजेशन के फीचर क्या होंगे? क्रिएशन होता है किसका? क्रिएशन होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। क्रिएशन होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, बंडलिंग और अनबंडलिंग होती है। क्रिएट पूल एंड ब्रोकन इनटू इंस्ट्रूमेंट, क्रिएट पूल होता है एंड ब्रोकन इनटू इंस्ट्रूमेंट। टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, नॉन रिकॉर्स बेसिस। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस होता है। ट्रेंचिंग होती है, लोन्स आर स्प्लिट इनटू सेवरल पार्ट्स, होमोजेनिटी होती है। और तो दीज आर द केसेस। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स क्या है? क्रिएशन होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, क्रिएशन होता है, बंडलिंग अनबंडलिंग होती है, क्रिएट पूल ब्रोकन इनटू इंस्ट्रूमेंट, टूल होता है ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, नॉन रिकोर्स बेसिस, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस होता है, ट्रेंचिंग होती है एंड होमोजेनिटी होती है। उसके बाद आता है हमारा, व्हाट आर दी प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। प्राइसिंग कैसे होगी सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट की? From originator's angle, on the basis of outflow, amortize होगा over a period of time. From investor's angle, originator के point of view से तो on the basis of outflow, amortize होता है over the period. और from investor's angle क्या होता है? discounted cash flow technique है। This is the from investor's angle point, it is what? It is a discounted cash flow technique. And from the originator's angle, on the basis of outflow, amortize होता है over the period of time. Securitization in India कैसे होता है? How there will be the securitization in India? Citibank, Sarfasi Act, growing Indian capital market, ICICI Bank, HDFC Bank, SEBI allowed to FPI to invest. What are the risk in securitization में क्या risk होती है? सिक्योरिटाइजेशन के अंदर क्या क्या रिस्क होती है? तो क्रेडिट रिस्क होती है, जिसे हम काउंटर पार्टी रिस्क भी कहते हैं। रिस्क होती है बैंक्रप्सी की, कमर्शियल व्हीकल। तो दिस टाइप्स की रिस्क होती है। तो रिस्क क्या होती है सिक्योरिटाइजेशन में? कैसे रिस्क होती है? क्रेडिट रिस्क होती है, काउंटर पार्टी रिस्क होती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क इन दी सिक्योरिटाइजेशन में? कैसे कैसे रिस्क होती है? तो सिक्योरिटाइजेशन में कैसे रिस्क होती है? क्रेडिट रिस्क होती है, काउंटर पार्टी रिस्क होती है, रिस्क होती है बैंक्रप्सी की कि मतलब किसी ने पैसा लिया और दिया नहीं, रिस्क बोरोवर को, कमर्शियल व्हीकल। उसके बाद आता है हमारा मतलब एक आ गया क्रेडिट रिस्क होती है, काउंटर पार्टी रिस्क। उसके अलावा हम एक और डिस्कस करते हैं, दैट इज लीगल रिस्क। लीगल रिस्क, डिस्प्यूट ओवर द लीगल ओनरशिप ऑफ असेट। लीगल रिस्क होती है डिस्प्यूट ओवर द लीगल ओनरशिप ऑफ असेट। तो फर्स्ट वन इज दी, फर्स्ट क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि क्रेडिट रिस्क होती है, काउंटर पार्टी रिस्क होती है। फिर सेकंड हम बोलते हैं लीगल रिस्क होती है, लीगल रिस्क डिस्प्यूट होता है ओवर द लीगल ओनरशिप ऑफ असेट। फिर हम बोलते हैं कि मार्केट रिस्क होती है, दैट इज व्हाट, देयर इज वन मोर, दैट इज दी मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क होती है, इंडस्ट्री डाउनटर्न, लोन डिफॉल्ट, प्री पेमेंट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट मिसमैच एंड दिस और। तो तीन टाइप की रिस्क होती है। क्रेडिट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क भी कहा जाता है, जिससे लीगल रिस्क होती है। एंड द थर्ड इज द मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क हो, प्री पेमेंट रिस्क हो, या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क हो। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देन कम्स दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन जो है वो और भी कई है, तो हम इसको यहाँ पे शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या आता है? वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन एंड ऑल, जैसे ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करना, ब्रॉडकास्टेड व्यू वाया नेटवर्क, encryption, transaction is represented as a block is added to existing block, complete. What are the application of blockchain? कहाँ का यूज होता है? फाइनेंशियल सर्विस में यूज होता है ब्लॉकचेन, ऑटोमेटेड ट्रेडेड लाइफ साइकिल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। हेल्थ केयर में यूज होता है ब्लॉकचेन,
secure sharing data, increasing privacy, security, elimination of interference, government, land registration, vehicle registration, e-voting, travel industry, passport, this reservation insurance, changing the working of travel, etc. Economic forecast, market prediction, voting, stock trading, etc. etc. उसके बाद आता है हमारा रिस्क एसोसिएटेड इन ब्लॉकचेन. व्हाट आर दी, क्या 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 रिस्क एसोसिएटेड इन द ब्लॉकचेन, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड इन ब्लॉकचेन. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड इन ब्लॉकचेन. कौन सी ऐसी रिस्क एसोसिएटेड है ब्लॉकचेन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल, इंफॉर्मेशन ओवरलोड. टोकनाइजेशन क्या होता है, कन्वर्टिंग द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट इनटू ब्लॉकचेन टोकन. टोकनाइजेशन में क्या होता है, जब आप कन्वर्ट करते हो टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स को इनटू ब्लॉकचेन टोकन में. व्हाट इज टोकनाइजेशन, बेसिकली जब आप कन्वर्ट करते हो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल को. व्हाट इज टोकनाइजेशन, जब आप कन्वर्ट करते हो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को इनटू ब्लॉकचेन टोकन में. व्हाट इज टोकनाइजेशन, जब आप कन्वर्ट करते हो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट को, टेंजिबल एसेट को इनटू ब्लॉकचेन टोकन में, तो हम बोलते हैं टोकनाइजेशन. सिमिलरिटीज क्या है बिटवीन टोकनाइजेशन एंड सिक्योरिटाइजेशन, लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेडिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी. लिक्विडिटी इज कन्वर्ट लिक्विड एसेट इन लिक्विड एसेट, जब आप कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट में. उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेडिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी. रिस्क एसोसिएटेड क्या होती है, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड इन ब्लॉकचेन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन लूप एंड ऑल. तो सिक्योरिटाइजेशन में यही सारे मेजर पॉइंट्स हैं. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में रीड कर लेते हैं. हमने बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट रीड किए हैं, जस्ट अ मिनट. We are continuing our topic that is relating to the securitization of CA final AFM theory. तो हमारा पूरा पर्पस है कि हम जो सिक्योरिटाइजेशन की जो थ्योरी है उसे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लें. नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. इतने देर पहले मैंने थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में रिकैप किया था चीज़ों को, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रिविजन कर रहे हैं. तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फीचर्स क्या है सिक्योरिटाइजेशन के. सो प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन कैन बी व्यू एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल. कम पढ़ेंगे चलेगा, बट जितना पढ़ेंगे उतना रिटेन होना इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा जरूरी है. तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं. प्रोसेस जो है सिक्योरिटाइजेशन उसे देखा जा सकता है एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफ security in the market which is backed by collateral. What are the other features described? Not only bundling and unbundling is only feature of securitization. ये भी एक feature है bundling and unbundling of securitization. तो यही feature नहीं है, there are other features too of the same. तो उसे explain कीजिए. Securitization एक process है जहाँ पे आप repack करते हो illiquid asset को into marketable securities. इसको आप explain कीजिए. Question कैसे भी आए, हमें features of securitization को discuss करना है. तो bundling तो हम क्या बोलते हैं, securitization में क्या होता है, bundling and unbundling होता है. Bundling and unbundling, that is also the feature of securitization. Features के securitization, the process of securitization can be viewed as a process of creation of additional financial product of security in the market backed by collateral and all such things. The securitization has the following features. Securitization के क्या है, following features है. What are the फॉलोइंग फीचर्स क्या है सिक्योरिटाइजेशन. तो सिक्योरिटाइजेशन के फॉलोइंग फीचर है. क्रिएशन होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का. हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन के फीचर में होता है क्रिएशन होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है क्रिएट होते हैं. बंडलिंग एंड अनबंडलिंग होती है. टूल है, ये रिस्क मैनेजमेंट के टूल है. सिक्योरिटाइजेशन क्या है, दैट इज नथिंग बट द टूल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस होता है, ट्रेंसिंग होती है, होमोजेनिटी होती है, बहुत सारे फीचर्स है. Why we not discuss each and every one? Obviously we will discuss because this is so easy part as well. तो अगर ऐसे देखें तो रिस्क मैनेजमेंट है, होमोजेनिटी है, एंड इट्स अ टूल है, टूल ऑफ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करता है, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग. लेट अस डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. तो हमें ये तो याद हो गया ना एटलिस्ट के फीचर्स क्या है सिक्योरिटाइजेशन के, कि क्रिएशन, ये क्या करता है, क्रिएट करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को. तो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट का टूल है. एंड टूल है फॉर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ये टूल है. इसके अलावा हम बोल सकते हैं दैट इज
टूल है फॉर रिस्क मैनेजमेंट, होमोजेनिटी, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, उसके अलावा बंडलिंग अनबंडलिंग, ट्रेंचिंग। ओके, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन? क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या करता है? फाइनेंशियल, जो सिक्योरिटाइजेशन है वो क्या करता है? जो सिक्योरिटाइजेशन है वो क्रिएशन करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करता है। जो प्रोसेस है सिक्योरिटीज कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफ सिक्योरिटी इन मार्केट बैक्ड बाय कोलेटरल्स। तो हम क्या बोलते हैं? क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कैसे क्रिएट होंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? जो प्रोसेस है सिक्योरिटी कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ क्रिएशन होता है एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफ सिक्योरिटी इन द मार्केट बैक्ड बाय कोलेटरल को रख के, वो जो एसपीवी और वो सारी प्रोसेस है, ओरिजिनेटर, एसपीवी और इन्वेस्टर वाली, वो सारा मतलब कोलेटरल रख के और एडिशनल फाइनेंस वगैरह होता है। तो इट इज व्हाट? इट इज अ क्रिएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्रिएट होता है। देन हम आते हैं बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। बंडलिंग और अनबंडलिंग में क्या होता है? when all the sets are combined in one pool। जब हम मैकेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन पढ़ रहे थे, हम बोल रहे थे क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स, देन सेग्रीगेशन होता है असेट्स का। तो ये क्या होता है? बंडलिंग अनबंडलिंग होती है। जब सारे सेट्स कंबाइन होते हैं एक पूल में, तो वो होती है बंडलिंग। और व्हेन दीज आर ब्रोकन इनटू इंस्ट्रूमेंट और फिक्स्ड डिनोमिनेशन, दैट इज अनबंडलिंग। तो पहले क्या होता है? बंडलिंग होती है जब पूल होता है सारे असेट्स का, और जब वो ब्रेक हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, डिवाइडेशन हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं अनबंडलिंग। फिर आता है इट इज द टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या है? बेसिकली ये है टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इन केस ऑफ असेट्स आर सिक्योरिटाइज्ड ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस, then securitization process act as a risk management as the risk of default is shifted। it is a tool of ये क्या है? टूल है रिस्क मैनेजमेंट का। इट इज व्हाट? इट इज द टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इट इज व्हाट? इट इज द टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इन केस ऑफ assets are securitized on non recourse basis, then securitization process act as a risk management as the risk of default is shifted। टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हम क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट? दिस इज द टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। व्हाई इट इज कंसिडरिंग एज द टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? in case of assets are securitized on non recourse basis, in case of assets, अगर asset जो है वो securitize हो on a basis of non recourse basis, asset जो है वो securitize हो, in case assets are securitized on a non recourse basis, then securitization process act करता है as a risk management as the risk of default is shifted। हम क्या बोल रहे हैं कि ये काम करता है as what? ये काम करता है एज अ टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन केस ऑफ असेट्स आर सिक्योरिटाइज। अगर एसेट जो है वो सिक्योरिटाइज हो और नॉन रिकोर्स बेसिस, तो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस जो है वो एक्ट करेगा एज रिस्क मैनेजमेंट एज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो शिफ्ट हो जाती है। ये क्या है? इट्स अ टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे रिस्क मैनेज होता है बिकॉज जो रिस्क है ऑफ डिफॉल्ट वो शिफ्ट हो जाती है। तो हमने बोल दिया कि ये बंडलिंग एंड अनबंडलिंग है, ये क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि एसपीवी वो सारा जो कोलेटरल होता है वो सारा चीजें, ये टूल है फॉर रिस्क को मैनेज किया जा रहा है, जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है वो शिफ्ट हो रही है, एंड ऑल सच थिंग। फिर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, हाउ इट इज अ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस? तो in the process of securitization, financial instrument are tailored structure to meet the risk return trade or profile, just wait a minute। फर्दर जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेट इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, जो प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर टेलर्ड स्ट्रक्चर टू मीट द रिस्क रिटर्न ट्रेड और प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर, एंड हैज दिस सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट आर कंसिडर्ड एज बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस होता है, हम क्या बोलते हैं? इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, जो प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन वाली, जो प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन वाली, उसमें क्या होता है? Financial instruments are tailored structured to meet the risk return trade-off profile of investor, and hence this securitized instrument are considered किया जाता है as a best example of structured finance। Structured finance क्या होता है? In the process, जो process है securitization की, जो प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन के, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को टेलर किया जाता है स्ट्रक्चर टू मीट द रिस्क रिटर्न, कि कैसे जो रिस्क रिटर्न जो है वो मीट हो गया प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर, एंड हैंस दिस सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट आर कंसिडर किया जाएगा एज बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। व्हाट विल बी द ट्रेंचिंग? ट्रेंचिंग क्या होगा? तो पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट रिसीवेबल और लोन और एसेट आर स्प्लिट इनटू सेवरल पार्ट्स
based on risk and return they carry called tranche. Each tranche carries different level of risk and return. Tranching क्या होता है? What is tranching? Portfolio of different receivable और loan और asset are split. जो portfolio है different receivables के loan के assets के वो split होंगे several parts में based on risk and return के हिसाब से they carry called tranche. Each tranche carries different level of risk and return. तो tranching होगी यानी कि जो portfolio होते हैं different receivable loan और एसेट वो स्प्लिट हो गए सेवरल पार्ट में. जो पोर्टफोलियो ऑफ रिसीवेबल लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा दैट विल बी स्प्लिट होंगे डिफरेंट पार्ट्स में. ऑन रिस्क एंड रिटर्न दे कॉल ट्रेंची. ईच ट्रेंची कैरीज डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. होमोजेनिटी. होमोजेनिटी क्या होता है? व्हाट इज होमोजेनिटी? तो हम क्या बोलते हैं होमोजेनिटी में? अंडर ईच ट्रेंची द सिक्योरिटीज आर इशू ऑफ होमोजेनियस नेचर एंड मींट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर द हु कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट. तो हमारा जो है फीचर्स हमें ऑलमोस्ट याद हो गए हैं. कौन से फीचर्स है? क्रिएशन होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, देन बंडलिंग अनबंडलिंग होती है, देन फर्दर हमने बोला कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस है, देन फर्दर बोला इट्स अ टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट, देन फर्दर हमने बोला ट्रांसिंग होती है, देन लास्ट में हमने बोला था कि होमोजेनिटी होती है. अंडर ईच ट्रेंच द सिक्योरिटी आर इशू ऑफ. जो हर ट्रेंच में जो है होमोजीनियस नेचर के होते हैं एंड इवन मीन फॉर स्मॉल इन्वेस्टर द हु कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट. अगर हमारे नवंबर 2024 वाले एग्जामिनेशन में एएफएम के पेपर में फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन आ जाता है तो आई बेट यू एंड मी we both will be in a position to attend that particular question and gain as much marks as possible because हमें heading तो याद है, अंदर का कंटेंट भी याद है, बट वो 19-20 भी हो जाएगा तो चल जाएगा. तो हमें आइडियली फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन it's something which is we have learned the same by heart. Now moving further, that what are the benefits of securitization? बेनिफिट क्या होंगे सिक्योरिटाइजेशन? अब हमने जो बेनिफिट पढ़े थे वो तो हमने ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े थे और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े थे. जो हमने पढ़े थे ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बोला था ऑफ बैलेंस शीट आइटम. उसके बाद हमने बोला था कि फोकस कर सकते हैं मेन बिजनेस. जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो रिड्यूस हो जाएगी और इम्प्रूवमेंट होगा फाइनेंशियल रेशियो. ये हमने पढ़ा था ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा था कि डाइवर्सिफिकेशन होगा रिस्क का, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो टाइम पे फुलफिल हो जाएगी. और एक और कोई पॉइंट हमने पढ़ा था फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से. अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे किसके एंगल से पूछ रहा है वो अभी पता चलेगा. एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ. अब हमें ओरिजिनेटर और इन्वेस्टर दोनों के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है. सिक्योरिटाइजेशन इज बेनिफिशियल है फ्रॉम द एंगल ऑफ वेरियस पार्टी इन्वॉल्व इन इट. Explain the various benefit that accrue to an investor by investing money in securitized instrument. तो ये सारी बातें हमें पूछी जा रही है. तो हमें जो है दोनों के एंगल से पूछा जा रहा है तो हम भी दोनों के एंगल से बता देंगे. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जब ये पूछा जा रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, जब ये बात पूछी जा रही है कि कैसे ये बेनिफिशियल होगा, कैसे ये जब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये कैसे कैसे जो सिक्योरिटाइजेशन है वो बेनिफिशियल है फ्रॉम दी ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम दी इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम दी एंगल ऑफ ओरिजिनेटर. कैसे सिक्योरिटाइजेशन जो है बेनिफिशियल है. we know the features of securitization and further we are discussing question number 2. अगर एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आई एंड we all student will be able or in such a position that we can do that particular question with no if and but. So what are the angle from the angle of originator? Originator entity which sell asset collectively to special purpose vehicle achieve the following benefits from securitization. It is a off balance sheet financing. How it is off balance sheet financing? Let me tell you about the same. So when जब loan receivables or जब loan receivables are securitized, it releases a portion. हम क्या बोलते हैं? It releases a portion of capital tied up in this asset, resulting in off-balance sheet financing, leading to improved liquidity position, which helps expanding the business of the company. So ideally, हम ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जाएंगे. एक तो ये कि it is the off-balance sheet financing. It releases the capital. हम इतना इसमें से कवर. फिर मोर स्पेशलाइजेशन, हम अपने मोर स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं हमारे मेन बिजनेस में. बाय ट्रांसफरिंग द एसेट्स, हम क्या करेंगे, एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे. हम क्या करेंगे, एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे. ट्रांसफरिंग द एसेट, द एंटिटी कुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन कोर बिजनेस. एंटिटी जो है वो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी कोर बिजनेस पर. As servicing of loan is transferred to SPV, further in case of non-recourse arrangement, even the burden of default is shifted
जो बर्डन है डिफॉल्ट का वो भी शिफ्ट हो जाएगा। इवन द बर्डन ऑफ डिफॉल्ट, हम क्या बोलते हैं, इवन द बर्डन ऑफ डिफॉल्ट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। बर्डन ऑफ डिफॉल्ट रिस्क टूल टूल टू रिस्क मैनेजमेंट भी था कि बर्डन ऑफ डिफॉल्ट शिफ्टेड, इसमें भी वापस वही पॉइंट आ रहा है कि मोर स्पेशलाइजेशन इन द मेन बिजनेस। ये हेल्प करेगा टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रेशियो को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, चाहे वहाँ से टर्नओवर हो या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कोई और हो। capital to weighted asset ratio effectively, that is what capital adequacy ratio, capital to weighted asset ratio। और ये क्या करेगा, स्पेशली इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, इट हेल्प टू मैनेज दिस। फिर ये रिड्यूस करेगा बोरिंग कॉस्ट को रिड्यूस। तो हमने भी चार बेनिफिट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, दैट इज फर्स्ट में था कि ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, देन ये हमारा क्या करेगा, दैट इज more specialization in the main business, improvement of the ratios, especially to the capital to the risky weighted asset, that is the capital adequacy ratio। then improvement करेगा हमारे की improvement हो गया रेशियो में, उसके बाद cost of borrowing को reduce करेगा, और क्या करेगा, helps to improve the financial ratio। ये सारी चीजें हो गई, रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ बोरिंग। सिक्योरिटाइज पेपर्स आर रेटेड ड्यू टू क्रेडिट एनहेंसमेंट, इवन दे कैन आल्सो बी इशू एट रिड्यूस रेट as of that, enhance the originator earns a spread resulting in reduced cost of borrowing। From the angle of investor, diversification of risk, ये जो है रिस्क को डाइवर्सिफाई करेगा। रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाएगा, हाउ द रिस्क विल बी डाइवर्सिफाई, कैसे जो रिस्क है डाइवर्सिफाई कैसे होगी, तो परचेज ऑफ सिक्योरिटी बैक्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट प्रोवाइड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ रिस्क। हम क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, जब आप सिक्योरिटीज को परचेज करोगे, जब आप सिक्योरिटीज को परचेज करोगे बैक्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट प्रोवाइडेड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ रिस्क। परचेज किया जाएगा जब सिक्योरिटी को विच इज बैक्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट प्रोवाइडेड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ रिस्क। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होगी, एक्विजिशन ऑफ एसेट बैक्ड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री से माइक्रो इंडस्ट्री, हेल्प बैंक टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, कैसे प्रोटेक्शन होगा, हाउ देयर विल बी द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, कैसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट द डिफॉल्ट। So in case of recourse arrangement, if there is any default by any third party, then originator shall make the good the least amount. Moreover, there can be the insurance arrangement for compensation for any such default. तो क्या होगा, diversification होगा risk का, regulatory requirement and protection against default। आपको protection मिलेगी against what, against the default। In case of recourse arrangement, in case of recourse arrangement वाले cases में, if there is any default by any third party, अगर कोई default है by any third party, then originator shall make the good the least amount wherever there can be insurance arrangement for compensation for any such default। So from the angle of investor, diversification of risk, regulatory requirement, and the third one that is protection against the default। उसके बाद आता है हमारा different participants are required for the success of securitization process, discuss their roles। Up different participants, we have already discussed, there are primary participants, there are secondary participants। Primary we have learned with the code IOS, that is investors, originator and the special purpose vehicle। secondary participants भी बहुत सारे हैं, जैसे credit rating agency है, trustee है, then borrower है, और भी बहुत सारे हैं। तो हम obligers है, receiving and paying agent है, credit enhancer है, structurer है, and all such things। So now we need to discuss each and everything that is relating to the primary participants as well as secondary। The question is based on the primary participants as well as on the secondary participants। So let's get discuss। तो इसमें भी हमारे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए। I and we all student will be in such a position that we can answer the examiner relating to who are the primary participants, who are the secondary participants of the securitizations and on। तो primary participants में क्या आते हैं, these are the main party to this process, the primary participants। चैप्टर तो छोटा ही है कंपैरेटिवली, बस जल्दी जल्दी डिस्कस हो जाए ताकि हमारा चैप्टर भी हो जाए। वी आर हियर विद 44 मिनट्स हो चुके हैं और हम सिक्योरिटाइजेशन वाले चैप्टर पे हैं। अगर हम इसे आज लेट्स सपोज 1 आवर में भी करते हैं, तो आइडियली वी कैन रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग विद इन 15 मिनट्स, just one day before examination, because
हमें सब कुछ समझ तो आ गया है रिलेटिंग टू सिक्योरिटाइजेशन. तो वी आर putting ourselves, pushing ourselves in a such a condition that we can recall each and everything just within 15 minutes one day before the examination. Because बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं बचे एग्जाम में, just next weekend में ही ऐसा ही फील हो रहा होगा आपको. Now, what are the primary participants? Primary participants are the main parties to this process. Primary participants जो होते हैं, these are the main parties होते हैं to this process. So primary participants होते हैं in the process of securitization. These are as follows. First है primary participants, originators, investors और SPV. जब हमने पढ़ा था कि originators कौन होते हैं, originators क्या होते हैं, जो कि sell करते हैं assets को, sell करते हैं और receive करते हैं fund. उसके बाद हमने पढ़ा था एसपीवी कौन होते हैं, जो बाय करते हैं असेट्स को और इशू करते हैं सिक्योरिटी. और इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो बाय करते हैं सिक्योरिटीज को, जैसे प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड. ये हमें अब तक आता है. लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि और क्या चीज हमें फर्दर एग्जामिनेशन में राइट लिखनी पड़ेगी. एंड ऑल सच थिंग. ओरिजिनेटर. ओरिजिनेटर कौन होते हैं? इट इज द इनिशिएटर ऑफ डील और कैन बी टर्म्ड एज सिक्योरिटाइजर. इट इज एन एंटिटी जो कि सेल करती है असेट्स, lying in its book and receive the funds. सेल करेगी assets, receive करेगी funds generated through the sale of such assets. तो सेल करेगी assets और फिर उससे fund receive करेगी. Okay. Special purpose vehicle SPV कौन होते हैं? Also called SPV is created for the purpose of executing the deal. Since issuer originator transfer all right in asset to SPV, it holds the legal title of this asset. It is created especially for the purpose of securitization only and normally could be in the form. ये स्पेशली सिक्योरिटाइजेशन में होती है. एसपीवी कंपनी एंड फर्म और सोसाइटी. कंपनी में होती है, फर्म में होती है सोसाइटी, ट्रस्ट एंड ऑल. उसके बाद इन्वेस्टर. इन्वेस्टर आर द बायर्स ऑफ सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स व्हिच मे बी एन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सच एज म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ कम्स द सेकेंडरी पार्टिसिपेंट. कौन होते हैं सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स? Beside the primary participant, other party involved in the securitization process are as follows. तो हम क्या बोलते हैं कि besides the primary participants के अलावा जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, वो है ऑब्लाइजर्स, रेटिंग एजेंसी, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, एजेंट और ट्रस्टी, क्रेडिट एनहेंसर और स्ट्रक्चर है. तो ऑब्लाइजर्स कौन होते हैं? एक्चुअली दे आर द मेन सोर्स ऑफ होल सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस. ऑब्लाइजर्स जो होते हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ होल सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस. ये कौन होते हैं? ये मेन सोर्स होते हैं. ये मेन सोर्स होते हैं. दे आर द मेन सोर्स ऑफ द होल सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस. पूरी की पूरी जो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस होती है उसके ये जो मेन सोर्स होते हैं. दे आर द पार्टी हु ओ मनी टू द फर्म एंड आर असेट इन द बैलेंस शीट ऑफ originated. They are the party who own money to the firm and are assets in the balance sheet of originated. Then आता है हमारा रेटिंग एजेंसी. रेटिंग एजेंसी क्या है? Since the securitization is based on the pool of assets rather than the originated. रेटिंग एजेंसी मतलब सिक्योरिटाइजेशन जो है बेस्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है? पूलिंग होती है assets की. उसके बाद क्या होता है? rather than originated. The asset have to be assessed in terms of its credit quality and credit support available, and that is where the credit rating agency comes. देन रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट क्या है? ऑल्सो कॉल्ड सर्विस. रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट को हम सर्विसर, एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं. ये कलेक्ट करता है पेमेंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लाइजर्स, passes it to SPV. It also follow up with the defaulting borrower if required, initiate appropriate legal action against them. एजेंट और ट्रस्टी क्या होते हैं? ट्रस्टी आर अपॉइंटेड टू ओवरसी दैट ऑल जितनी भी पार्टी है टू द डील परफॉर्म इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, नॉर्मली टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर हु एक्वायर द सिक्योरिटी. Credit enhancer कौन होता है? Since investor in securitized instrument are directly exposed to performance of the underlying and sometimes may have limited or no recourse to the originator, they seek additional comfort in the form of credit enhancement. In other words, they require credit rating of issue security, which also empowers marketability of security. Originator itself or a third party, say a bank, may provide an additional comfort called credit enhancer, while originator provides comfort in the form of over collateralization or cash collateral. तो थर्ड पार्टी वो प्रोवाइड करती है इन फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट और श्योरिटी बॉन्ड. देन आता है स्ट्रक्चरर. स्ट्रक्चरर कौन होते हैं? तो मेनली सेकेंडरी में क्या होना चाहते हैं? ओरिजिनेटर्स, सॉरी, ऑब्लाइजर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एजेंट्स, credit enhancers, receiving and paying agent, rating agency, structurers. It bring together the originator, investor, credit enhancers, and other party to the deal of securitization. Normally, these are investment bankers,
जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली ये होते हैं, एंड जिसे हम ये भी बोलते हैं कि व्हाट आर दे बेसिकली, दैट इज स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल कौन होते हैं, दैट इज इट ब्रिंग टुगेदर, हम क्या बोलते हैं, दैट जस्ट अ मिनट, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में कौन आते हैं, it bring together the originator, credit enhancers and other parties to the deal of securitization. Normally these are the investment bankers, also called the arrangers of the deal. It ensures that the deal meets all legal, regulatory, accounting and tax law requirements. उसके बाद आता है हमारा discuss briefly the steps in securitization mechanism. What are the mechanization of securitization? I have already discussed. सबसे पहले pool of assets होता है, creation of pool of assets, then there is a segregation of assets. उसके बाद क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, creation होगा. This mechanization of securitization also we have discussed already. So what basically comes under the, what are the steps in the securitization mechanization? हम क्या बोलते हैं कि कौन सी ऐसे, we need to discuss briefly the steps in securitization. We need to discuss briefly what are the steps in securitization mechanism में कौन से ऐसे steps है. Creation of pool of assets, कैसे creation होगा, हम क्या बोलते हैं, that how there will be the creation of pool of assets, कैसे creation होगा pool of assets. Process of securitization begins with creation of pool of assets by segregation of asset which is backed by similar types of mortgages in terms of interest rate, risk, maturity and concentration units. हम क्या बोलते हैं, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स, हाउ देयर विल बी द क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स, कैसे क्रिएशन होगा, हाउ देयर विल बी द क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट. जो प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन वो बिगन होता है विद क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स. जो प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन वो कब कैसे बिगन होगा, वो बिगन होगा विद द क्रिएशन, मतलब देयर इज अ क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स, देन वो सैग्रीगेशन ऑफ असेट्स होगा बैक्ड बाय द सिमिलर टाइप ऑफ मॉर्टगेज in terms of interest rate, risk, maturity and concentration units. Then how there will be the transfer to SPV. कैसे होगा ट्रांसफर टू एसपीवी, वंस असेट हैव बीन पुट, एक बार जब असेट्स पुल्ड होंगे, दे आर ट्रांसफर टू स्पेशल पर्पस व्हीकल स्पेशली क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस. वंस असेट हैव बीन पुल्ड, जब एक बार, फिर क्या होगा, सबसे पहले तो क्या करो, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स, देन यू नीड टू ट्रांसफर टू द एसपीवी. वंस असेट हैव बीन पुल्ड, अगर एक बार असेट जो है पूल हो जाएगा, दे आर ट्रांसफर टू एसपीवी. वंस द ट्रांसफर टू एसपीवी होगा स्पेशली क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, देन सेल होगा ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर. सबसे पहले पूल ऑफ असेट्स, देन हम बोलते हैं कि ट्रांसफर टू एसपीवी, देन क्या होगा, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ पेपर्स होगा, सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स, सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर होगा. SPV design the instrument based on nature of interest, risk, tenure, etc. Based on pool of asset, this instrument can be passed through. It can be the PTS or PTC. मतलब it can be the PTS, that is what, that is the pass through security. PTC, that is pay through certificate. So it may be the PTS, that is pass through security. It may be the PTC, that is pay through certificates. तो ये सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इज व्हाट, सबसे पहले द क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स, देन ट्रांसफर टू एसपीवी, देन सेल ऑफ सिक्योरिटाइज्ड पेपर, then administration of assets, how there will be the administration of assets. So that is the administration of asset in a subcontracted bid to originator which collect the principal and interest from, कैसे होगा, from interest from underlying asset, transfer it to the SPV, then which work as a conduct. फिर हम बोलते हैं recourse to originator. तो सबसे पहले there is a creation of pool of assets, then transfer to SPV, then sale of securitized paper, then administration वाला case of administration of assets, then recourse of the originators. Performance of securitized paper depend करता है on performance of underlying asset, and unless specified in case of default they go back to the originator from SPV. Then repayment होगा funds का, administration, then recourse of originator, then payment होगा, repayment होगा funds का. SPV will repay the fund in form of interest and principal that arises from the assets pooled. Then credit rating to instrument. So credit rating दी जाएगी to the instrument. Sometime before sale of securitized instrument, credit rating can be done to assess the risk of the issuer. तो सबसे पहले there is a creation of pool of asset, then transfer to SPV, then sale of securitized paper. Then after that the administration of this ये जो भी था, उसके बाद there is a recourse of the originator, repayment होगा of the SPV, repayment of the funds, and then credit rating to the instrument.
उसके बाद आता है, तो with this we have completed that what is the mechanization of securitization. We have covered what are the features of securitization. Afterwards we have covered what are the benefit from the angle of originator, from the angle of investor, what are actually the benefit of securitization. Further we have discussed that who are the participants of securitization, whether it is the primary participants or the secondary participants. We have covered both the participants. After that we have also discussed yet that is nothing but the mechanization of securitization. Now further we are discussing that state the main problem faced in securitization in India. कौन सी ऐसी main problems है जो कि face की जा रही है in the securitization in India. State the problem faced in growth of securitization instrument in Indian context. State कीजिए what are the problem faced in the growth of securitization instrument में कौन सी ऐसी problem जो है face की जा रही है. We need to list out the reason for dismissal growth of securitization of instrument in India. Through in recent period of time, the concept of securitization has become popular in India as a source of balance sheet, a source of financing, but its level of growth is still far behind extreme. So ultimately, हमें जो discuss करना है, what are the problems under the securitization and all. तो हम क्या बोलते हैं, देयर आर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टैक्सेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटिंग प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटिंग प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट डेट मार्केट है, इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज है. तो व्हाट आर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटाइजेशन से क्या रिलेटेड प्रॉब्लम है, टैक्सेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेट इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, फोरक्लोजर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटिंग प्रॉब्लम है, स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट डेट मार्केट है. तो दीज आर बेसिकली द प्रॉब्लम. तो लेट डिस्कस इट वन बाय वन. फर्स्ट वन दैट इज अ स्टैम्प ड्यूटी. हमें कुछ प्रॉब्लम है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड. स्टैम्प ड्यूटी किससे मतलब रिलेटेड है, तो उसके अंदर एग्जैक्टली क्या है. तो स्टैम्प ड्यूटी इज वन ऑफ द ऑब्स्टेकल इन इंडिया. इंडिया में जो ऑब्स्टेकल की तरह कंसिडर किया जाता है स्टैम्प ड्यूटी को, बिकॉज अंडर ट्रांसफर अगर कुछ भी ट्रांसफर करना हो, प्रॉपर्टी एक्ट 1882, a mortgage debt stamp duty which even goes up to 12% in some state of India, जो कि 12% तक चली जाती है. and this impeded the growth of securitization in India. मतलब it creates a somehow obstacle, बिकॉज क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर मतलब 12% तक स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जा रही है, तो ट्रांसफर करना इजीली प्रॉपर्टी एंड ऑल, और ये प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अलग लग जाता है, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है. इट शुड बी नोटेड दैट सिंस पास, जैसे कि हम बोलते हैं पीटीसी, दैट इज पीटीएस, दैट इज पास थ्रू सर्टिफिकेट, दैट इज पास थ्रू सिक्योरिटीज, और पीटीएस जो भी है, तो हम बोल रहे पास थ्रू सर्टिफिकेट डज नॉट एविडेंस एनी डेट only able to receivable, they are exempted from stamp duty. Moreover, in India reorganizing the special nature of securitized instrument in some state that reduces stamp duty on them. उसके बाद आता है हमारा then comes the taxation. What is taxation? Taxation is another area of concern in India. Taxation जो है that the same is another area है of concern in India. In the absence of any specific provision relating to securitized instrument in Income Tax Act, expert opinion differs a lot. Some are the opinion that SPV as a trustee is liable to be taxed in representative capacity, while others are of the view that instead of SPV, investor will be taxed on their share of income. Clarity is also required on the issue of capital gain implication on passing payment to the investor. So there is a problem related to taxation कैसे होगा. Another concern है in the absence of any specific provision related to securitized instrument in income tax में proper इसका कुछ वो नहीं है. Experts opinion differs a lot. Differ करती opinion. Some are of the opinion that SPV is a trustee है, तो liable to be taxed as a representative capacity. दूसरे ऐसे बोलते हैं कि एसपीवी इन्वेस्टर विल बी टैक्स इन देयर शेयर ऑफ इनकम, मतलब रिप्रेजेंटेटिव है वैसा इनकम होगा, या फिर दूसरी तरीके से होगा, कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब ओपिनियन में डिफरेंसेस है. उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग, दैट इज accounting. What is accounting? Accounting and reporting of securitized asset in the book of originator is another area of concern. अब हम बोल रहे हैं कि जो accounting और reporting है, accounting और reporting जो है securitized asset in the books of originators, that is the another area है concern. Although securitization is slated to an off-balance sheet instrument, but in the true sense, receivable are removed from originator balance sheet.
प्रॉब्लम अराइज होती है स्पेशली वेयर द एसेट्स आर ट्रांसफर किया जाए without records. Then lack of standardization, and there is what are the problems? Stamp duty is a related problem, then taxation is a related problem, then accounting is a related problem, then lack of standardization nahi hai. Every originator in following his own format for documentation and administration. Having lack of standardization is another obstacle in the growth of securitization. तो ये दूसरा obstacle है. Inadequate debt market, there is inadequate debt market है. Lack of existence of well developed debt market in India is another obstacle जो कि hinder करता है the growth of secondary market of securitized or backed asset securities. Ineffective foreclosure laws नहीं है. For many years effort are on effective foreclosure, but still अभी भी क्या problem चल रही है? Foreclosure laws are not supportive to lending institution, and this makes securitized instrument, especially mortgage backed security, less attractive as lender face difficulty in transfer of property in event of default by the borrower. Then डिफरेंशिएट कीजिए आप पे थ्रू मतलब पास थ्रू सिक्योरिटीज या फिर पे थ्रू सर्टिफिकेट्स एंड ऑल. एक्सप्लेन कीजिए ब्रीफली द वेरियस व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट क्या है. एक्सप्लेन कीजिए ब्रीफली द सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट. आप बताइए कि जो पे थ्रू सिक्योरिटी है, पे थ्रू सर्टिफिकेट है, वो क्या है एक्चुअली. पास थ्रू सर्टिफिकेट है, पे थ्रू सिक्योरिटीज है, जो पास थ्रू सर्टिफिकेट्स है वो क्या है, आपको वो बताना है. तो हमें ये दो और पॉइंट डिस्कस करने हैं. तो दो तीन क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं. विद दिस वी विल डन विद इट. फर्दर वी आर डिस्कसिंग दैट इज डिफरेंशिएट कीजिए आप पे थ्रू सर्टिफिकेट, पे थ्रू सिक्योरिटी, पास थ्रू सर्टिफिकेट एंड ऑल. तो व्हाट इज पास थ्रू सर्टिफिकेट, व्हाट इज पीटीसी, व्हाट इज पास थ्रू सर्टिफिकेट. इन केस ऑफ पास थ्रू सर्टिफिकेट जो ओरिजिनेटर है वो ट्रांसफर करेगा एंटायर रिसिप्ट ऑफ कैश इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट फ्रॉम एसेट सोल्ड. तो हम क्या बोलते हैं इन केस ऑफ पास थ्रू सर्टिफिकेट में क्या होता है, जो ओरिजिनेटर होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं सारी की सारी रिसिप्ट कैश की इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. इन केस ऑफ हम क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ पास थ्रू सर्टिफिकेट जो ओरिजिनेटर है वो ट्रांसफर करते हैं एंटायर रिसिप्ट ऑफ कैश. तो जो ओरिजिनेटर है वो ट्रांसफर करते हैं सारी की सारी जो रिसिप्ट है कैश की इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट फ्रॉम द एसेट्स होम. दस जो पास थ्रू सर्टिफिकेट है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक डायरेक्ट क्लेम ऑफ इन्वेस्टर ऑन ऑल एसेट सिक्योरिटाइज. Investor carry a proportional benefit. Skewness of cash flow occurs at an early stage in case of prepayment of principal. तो what will be the pass through certificate? Pass through certificate क्या होता है? What is the pass through? What will be the pass through certificate? Pass through certificate क्या होता है? In case of pass through certificate जो originator है वो ट्रांसफर करते हैं entire receipt of cash. हम क्या बोलते हैं, जो originator है वो ट्रांसफर करते हैं entire receipt of cash in form of interest. किसके फॉर्म में? इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रिंसिपल रीपेमेंट के फॉर्म में फ्रॉम द एसेट्स होम. तो जो पास थ्रू सर्टिफिकेट है वो रिप्रेजेंट करता है एक डायरेक्ट क्लेम ऑफ इन्वेस्टर्स on all assets securitized. Investor carry करता है एक proportional benefit. Skewness of cash flow occurs at an early stage in case of prepayment of principal. तो जो पास थ्रू सर्टिफिकेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक डायरेक्ट क्लेम. जो पास थ्रू सर्टिफिकेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक डायरेक्ट क्लेम ऑफ इन्वेस्टर ऑन ऑल एसेट सिक्योरिटाइज. इन्वेस्टर कैरी करता है एक प्रोपोर्शनल बेनिफिट. जो स्क्यूनेस होता है कैश फ्लो अकर एट एन अर्ली स्टेज इन अ केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. तो पास थ्रू सर्टिफिकेट में क्या होता है, जो पास थ्रू सर्टिफिकेट होता है ओरिजिनेटर, जो ओरिजिनेटर है वो ट्रांसफर करता है सारा का सारा जो भी रिसिप्ट होता है. ओरिजिनेटर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, ओरिजिनेटर क्या करता है, ओरिजिनेटर वाले केस में वो क्या करता है, सेल करता है एसेट और जो है रिसीव करता है फंड्स को. तो ये क्या करता है, रिसिप्ट उसे कैश मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट फ्रॉम द एसेट्स. और जो उसने एसेट बेचे हैं उसका प्रिंसिपल और पेमेंट इंटरेस्ट मिलता है. एंड पीटीसी रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट क्लेम ऑफ द इन्वेस्टर on all assets securitized. Investor carry a proportional benefit. Skewness of cash flow occurs at an early stage in a case of repayment of principals. उसके बाद आता है पे थ्रू सिक्योरिटीज. पे थ्रू सिक्योरिटीज में क्या होता है, एसपीवी. पे थ्रू सिक्योरिटी में एसपीवी की बात करते हैं. पास थ्रू सर्टिफिकेट में हम बात करते हैं ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. एसपीवी पे थ्रू सिक्योरिटीज में एसपीवी डेट सिक्योरिटी आर बैक्ड बाय द एसेट एंड हेंस इट कैन रीस्ट्रक्चर द डिफरेंट ट्रांचेस फ्रॉम वरिंग मैच्योरिटी ऑफ रिसीवेबल. पे थ्रू सिक्योरिटी also permit करती है SPV to reinvest the surplus funds for short term as per this requirement. तो जो
पे होता है थ्रू सिक्योरिटीज, एसपीवी डेट सिक्योरिटी आर बैक्ड बाय द एसेट एंड हेंस इट कैन रीस्ट्रक्चर करता है डिफरेंट ट्रांचेस फ्रॉम वरिंग मैच्योरिटी ऑफ रिसीवेबल। ये क्या करता है, ये रीस्ट्रक्चर करता है डिफरेंट ट्रांचेस फ्रॉम वरिंग सिक्योर मैच्योरिटीज ऑफ रिसीवेबल। जो पास थ्रू सिक्योरिटी होता है ऑल्सो परमिट करता है द एसपीवी टू री इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एज पर द रिक्वायरमेंट। stripped security. Now, what are the stripped securities? क्या होता है? Stripped security are created by dividing the cash flow associated with underlying security into two or more new security, and those two security are as follows. Stripped security क्या होता है? ये stripped securities जो होता है creating by dividing the cash flow, उसमें क्या होता है, divide होता है cash flow को associated with the underlying security, दो या दो से ज्यादा security, those two security are as follow. इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑनली सिक्योरिटी होता है और प्रिंसिपल ऑनली सिक्योरिटी होता है। तो व्हाट आर स्ट्रिप्ड सिक्योरिटी? बेसिकली स्ट्रिप्ड सिक्योरिटी जो है वो क्रिएट होता है बाय डिवाइडिंग द कैश फ्लो। उसमें क्या होता है, डिवाइड होता है कैश फ्लो को एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, दो या दो से ज्यादा सिक्योरिटीज में, टू और मोर सिक्योरिटीज, दोस टू सिक्योरिटी होती है इंटरेस्ट ऑनली सिक्योरिटी और प्रिंसिपल ऑनली सिक्योरिटी। अकॉर्डिंगली जो होल्डर होता है वो इंटरेस्ट ऑनली सिक्योरिटी रिसीवेबल ओनली इंटरेस्ट वाइल प्रिंसिपल ऑनली सिक्योरिटी होल्डर्स रिसीव। जो इंटरेस्ट ओनली होल्डर्स है उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलेगा, जो प्रिंसिपल होल्डर्स है उन्हें ओनली प्रिंसिपल मिलेगा। बिंग हाईली वॉलेटाइल इन नेचर, दिस सिक्योरिटी आर लेस प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर। In case of yield to maturity and market rises, PO price tends to fall as borrower prefers to postpone the payment on cheaper loan. In contrast, value of the interest on the security increase when interest rate goes up in the market and more interest is calculated on the borrowings. अब हमें एक और चीज एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेन द प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट। वो एक्सप्लेन कीजिए व्हाट आर द प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज कंपोनेंट। While pricing the securitized instrument, it is important that it should be acceptable to the originator as well as investor. Explain कीजिए what is the pricing of securitized instrument. While pricing the securitized instrument बहुत ही ज़्यादा important है that it should be acceptable to both originator as well as investor. Explain कीजिए प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट। कैसे आप प्राइसिंग करोगे सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट को? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिक्योरिटाइजेशन का। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिक्योरिटाइजेशन का। जब आप प्राइस करोगे तो इंस्ट्रूमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट है दैट इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू बोथ ओरिजिनेटर एज वेल एज इन्वेस्टर। ऑन द सेम बेसिस प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी कैन बी डिवाइड किया जाता है फॉलोइंग दो कैटेगरीज में। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी हो सकता है फ्रॉम द ओरिजिनेटर्स एंगल, फ्रॉम द इन्वेस्टर एंगल। जब हम ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसे प्राइस किया जाएगा एट अ रेट एट विच ओरिजिनेटर has to incur an outflow and if that outflow can be amortized over a period of time by investing the amount raised through securitization। तो हम बोलते हैं कैसे प्राइसिंग होगा, फ्रॉम द ओरिजिनेटर के एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर फ्रॉम द इन्वेस्टर के एंगल से। तो फ्रॉम ओरिजिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंस्ट्रूमेंट है उसे प्राइस किया जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट है उसे प्राइस किया जाएगा एट अ रेट एट विच ओरिजिनेटर हैज टू इनकर एन आउटफ्लो। उस रेट पर हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंस्ट्रूमेंट है उसे प्राइस किया जाएगा। फ्रॉम द ओरिजिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू द इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्राइस एट अ रेट एट विच द ओरिजिनेटर, जहाँ पे ओरिजिनेटर को इनकर करना है एन आउटफ्लो एंड इफ दैट आउटफ्लो कैन बी अमोर्टाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम by investing the amount raised through securitization. From the investor's angle, from an investor's angle, security price can be determined। तो जब हम ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमोर्टाइज होगा ये, और जब हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो होगा। तो प्राइस जो है डिटरमाइन करेगी जाएगी डिस्काउंटिंग द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग द रेट ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी। डिस्काउंटिंग होगी द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग the rate of yield to maturity of comparable security with respect to credit quality and average life of security. This yield can also be estimated by referring the yield curve available for marketable security. Through some adjustment is needed on account of spread points because of credit quality of the securitized instrument. जब हम एंगल ऑफ ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसमें हम ये बोलते हैं कि
Price at a rate at which originator has incurred an outflow. If that outflow can be amortized over the period of time by investing the amount raised through securitization. So with this, we have completed our chapter of securitization of CA final AFF. To the extent we can prepare it to our best level. I don't know key institute further what exactly the institute will ask from us, but to the extent which we can cover securitization, what are the feature of securitization, what are the benefit of securitization from the originator point of view, from the investor's point of view, what are the who are the primary participants, who are the secondary participants, what are the associated problem in securitization, what are the mechanization of securitization, what is the जो ये है इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज क्या है, पे थ्रू पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या है, पे थ्रू सिक्योरिटीज क्या है, एंड फ्रॉम दी ओरिजिनेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये धीरे धीरे होता है, और दैट इज वो डिस्काउंटेड फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो को यूज करता है, और जो भी है जो डिस्काउंटिंग करता है द बेस्ट एस्टिमेट. तो विद दिस वी हैव कवर्ड to the extent we can and as possible as from our side. All right.